पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले की। दुनिया भर में भारत की कार्यवाही की चर्चा की। देखेंगे सेना के स्ट्राइक पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या हुआ फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर दिए क्या आदेश। जानेंगे ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रवीण सूद बने रहेंगे सीबीआई चीफ। 1 साल के लिए कार्यकाल का हुआ विस्तार। नियुक्ति को लेकर पीएम, विपक्ष के नेता और सीबीआई की कमेटी में सहमति नहीं बनने के बाद फैसला। वाटर पॉलिटिक्स पर पंजाब की आप सरकार को हाई कोर्ट से फटकार। कहा भाखड़ा नांगल बांध के काम में दखल मत दो, हरियाणा को पानी दो, दुश्मन देश की तरह मत करो काम। जल्द चांद पर पड़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के कदम। मंगल शुक्र भी रडार पर होंगे। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया संदेश। शेयर बाजार में तेजी। 105 अंकों की बढ़त के साथ 80,746 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 34 अंकों की बढ़त के साथ 24,414 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही ये तय हो गया था कि भारत शांत नहीं बैठेगा, जवाब देगा। और अब वो खबर भी आ गई है जिसका इंतजार देश के 140 करोड़ लोग कर रहे थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें जैश और लश्कर के ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। पहलगाम हमले के 2 सप्ताह बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिसमें पीओके और पाकिस्तान के अंदर बने आतंकी ठिकाने शामिल हैं। रफाल और मिग विमानों की मदद से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान को करारी चोट दी है। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के गुलपुर, सवाई नल्ला कैंप मुजफ्फराबाद, बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, मस्कर रहील शहीद कोटली कैंप, मस्जिद आहले हदीथ बरनाला कैंप, सरजल कैंप, महमूना कैंप, सियालकोट। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 26 लोगों की जान गई है, जबकि भारत का दावा है कि ये संख्या 100 से ज्यादा है। हमले में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर तो बच गया, लेकिन सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की जान चली गई। मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन के साथ मौलाना कशफ का पूरा परिवार मारा गया और मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते पोतियां, बहन सादिया के पति समेत सबसे बड़ी बेटी के 4 बच्चे घायल हुए हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनलों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर 4 मिसाइल दागी गई थी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 पर और 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए और उन्हें तबाह कर दिया। इस बीच पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे ने पाकिस्तान को बड़ी टेंशन देते हुए कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। सेना की कार्रवाई को लेकर अब तमाम देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मामले में कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। तो किस देश की तरफ से क्या बयान आया, सामने आई रिपोर्ट। पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक ने तहलका मचा दिया है। जहां भारत की जनता को अपनी सेना पर गर्व हो रहा है, तो कुछ देश इसे लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। के बाद भारत ने कई देशों के राजनयिकों से बात की। दुनिया भर के राजनयिकों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इसमें यूएनएससी में शामिल देशों के राजनयिक भी शामिल हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान को घेर रहा है। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की। उन्होंने वांग यी को साफ किया कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने तनाव को और बढ़ाने की कोशिश की तो भारत दृढ़ता से जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल चीन ने भारत की इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। तुर्की का भी कहना है कि ये पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। वहीं कतर, यूएई ने भारत और पाकिस्तान से अपील की है कि ऐसे हालात पैदा न करें जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बने।
जबकि इजरायल ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरी तरह से समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को ये जान लेना चाहिए कि मासूमों के खिलाफ उनके घिनौने अपराधों से उन्हें छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दुनिया इस सैन्य तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रूस ने भी दोनों देशों से संयम की अपील की है, लेकिन पाकिस्तान में बौखलाहट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से किए गए मिसाइल हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और कहा कि उनके देश को करारा जवाब देने का पूरा अधिकार है। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद से भी संपर्क किया है। अब ऐसे में ये संघर्ष आगे और बढ़ेगा या थम जाएगा, ये देखना होगा। दुनिया संयम बरतने की बात कह रही है तो भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो वो जवाब जरूर देगा। पूरा देश इस मामले में एकजुट है। सेना की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर सेना और सरकार के समर्थन का ऐलान किया गया। पूरी दुनिया भारतीय सेना के जवानों का हौसला देख रही है। पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना की स्ट्राइक को लेकर पूरा देश एकजुट है। सभी दलों ने सेना के शौर्य को सलाम किया। सेना की सफलता पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सेना की कार्रवाई का समर्थन किया गया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सेना की बहादुरी को सलाम करता हूँ। हम आर्मी और सरकार के साथ हैं। इस मुद्दे पर कोई भेदभाव नहीं, एकजुट होकर लड़ेंगे। राहुल गांधी ने भी सेना को पूरा समर्थन दोहराते हुए कहा कि इस एक्शन के लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्य समिति की ओर से पूरा समर्थन है। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने इस जंग में सेना और सरकार का समर्थन करने का ऐलान किया है, तो सरकार ने सभी दलों को इस मामले में जानकारी देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुला ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक दिल्ली में सुबह 11 बजे होगी। इससे पहले राजनाथ सिंह ने सेना की कार्रवाई पर कहा कि हमने जो टारगेट तय किए थे उन्हें पूरा किया है। सेना का ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा है। राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि हमने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया। भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम पर हमला होगा तो जवाब जरूर दिया जाएगा। ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान आतंकियों को मदद देना बंद करेगा? वैसे देश में सबसे ज्यादा सवाल ईवीएम को लेकर उठते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या कहा कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। दावे किए गए थे कि बीजेपी को मिली जीत के पीछे ईवीएम जिम्मेदार है। इसे लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ईवीएम की जांच की मांग करने के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से होने वाले मॉक पोल पर भी सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडीआर की तरफ से पेश हुए वकील जोसेफ अरस्तु ने मॉक पोल की प्रक्रिया को पूरी तरह से नौटंकी तक बता दिया। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि 11 फरवरी को हमने चुनाव आयोग को हलफनामा दायर करने को कहा था, जिसमें कहा गया है कि अब उन ईवीएम इकाइयों पर डेटा नहीं मिटाएंगे जिसकी जांच की डिमांड उम्मीदवारों की तरफ से की गई है। सीजेआई खन्ना ने कहा कि ईवीएम की जांच की डिमांड को हम मंजूर करते हैं, लेकिन ये जांच भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और ईसीआईएल के इंजीनियर करेंगे। ये इंजीनियर ये सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे कि इस बात से संतुष्ट हैं कि माइक्रो कंट्रोलर और लोड किए गए सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर कोई उम्मीदवार मॉक पोल आयोजित करना चाहता है तो वो ईवीएम में डेटा मिटाने की मांग कर सकता है। इससे पहले 11 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाला उम्मीदवार ईवीएम की जांच चाहता है तो इस पर इंजीनियर ही जवाब दे सकता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हम चाहते हैं कि अगर किसी को कोई संदेह है तो वो दूर हो। आप में से कौन सही है हमें नहीं पता, हम सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं किया जाएगा। ईवीएम की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया है। जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने 2 विकल्प दिए हैं, तो क्या है ये विकल्प, देखिए रिपोर्ट। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर वे इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजकर उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट यशवंत वर्मा से बेहद नाराज है। दरअसल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर पर नोटों की गड्डियां मिली थी। इस मामले में उन पर लगे सभी आरोप सही पाए गए हैं।
बता दें कि यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश मामले की जांच के लिए प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 22 मार्च को 3 सदस्यीय समिति गठित की थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल थी। समिति ने 25 मार्च से जांच शुरू की थी। समिति ने अपनी ये रिपोर्ट 4 मई को भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंप दी। मामले में गठित सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस समिति ने उन पर लगे आरोपों को सही पाया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा देने को कहा है। प्रक्रिया के तहत प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें तलब किया। उन्हें पहला विकल्प इस्तीफे का दिया गया है। अगर वे इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिपोर्ट राष्ट्रपति को महाभियोग की सिफारिश के लिए भेजी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति वर्मा को 9 मई तक जवाब देने का समय दिया गया है। इन हाउस जांच लंबित रहने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक आदेश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक जांच शुरू होने के तुरंत बाद न्यायमूर्ति वर्मा ने वरिष्ठ वकीलों की एक टीम से कानूनी सलाह ली थी। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल, अरुंधति काजू और अधिवक्ता तारा नरोला, स्तुति गुर्जर सहित एक अन्य वकील ने उनके आवास का दौरा किया था। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि न्यायमूर्ति वर्मा 9 मई तक इस्तीफा देते हैं या उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। या तो इस्तीफा दें या महाभियोग का सामना करना होगा। जस्टिस वर्मा मुश्किल में है तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने भी मुश्किल खड़ी कर दी। ईडी को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि उसे याचिकाकर्ताओं की मांगी गई जानकारी देनी होगी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। मामले में आरोपी सरला गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि मुकदमे से पहले अभियोजन पक्ष को दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। लेकिन मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि एक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी हासिल है। आरोपी को जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से इकट्ठा किए गए दस्तावेजों और बयानों की प्रति हासिल करने का अधिकार है। कोर्ट का कहना है कि आरोपी को मिले अपने बचाव का अधिकार दस्तावेजों को पेश करने और गवाहों को बुलाने के अधिकार को समाहित करता है। इसलिए जब आरोपी अपना बचाव पेश करता है तो वो अभियोजन पक्ष या किसी तीसरे पक्ष के पास मौजूद दस्तावेजों या वस्तुओं को पेश करने की भी अपील कर सकता है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने पीएमएलए मामलों में स्पेशल कोर्ट के दायित्वों को लेकर जोर देकर कहा कि जब किसी मामले में कोर्ट अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लेता है तो ये सुनिश्चित करना विशेष जज की जिम्मेदारी है कि उस प्रक्रिया के साथ साथ शिकायत की कॉपी और सभी दस्तावेज आरोपी को भी उपलब्ध कराए जाए। आरोपी को उन बयानों, दस्तावेजों, वस्तुओं और साक्ष्यों की सूची की कॉपी भी दी जानी चाहिए जिन पर जांच अधिकारी भरोसा नहीं कर रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ चुका है। तो सवाल इस समय राजस्थान बीजेपी के विधायक की सदस्यता को लेकर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कंवरलाल मीणा का राजनीतिक भविष्य संकट में नजर आ रहा है। एक आपराधिक मामले में बीजेपी एमएलए को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद उनकी विधायकी जाना भी तय माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें 2 हफ्ते के अंदर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है, जिससे उनकी विधायकी पर फिर से संकट मंडरा रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 साल से ज्यादा की सजा पाने वाला व्यक्ति विधानसभा सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। साल 2005 में झालावाड़ जिले के खाता खेड़ी गांव में उप सरपंच चुनाव के दौरान कंवरलाल मीणा ने पुनर्मतदान के मुद्दे पर तत्कालीन एसडीएम रामनिवास पर रिवॉल्वर तानकर धमकी दी थी। उन्होंने सरकारी वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोड़ दी थी। इस मामले में अकलेरा की एडीजी कोर्ट ने दिसंबर 2020 में मीणा को 3 साल की सजा सुनाई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2 मई 2025 को इस फैसले को बरकरार रखा था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मीणा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी, लेकिन अब उनकी याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। विपक्षी नेता टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ मीणा के वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सरेंडर के आदेश को रद्द किया था, न कि पूरी सजा को।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंवरलाल मीणा को 21 मई तक सरेंडर करना होगा। उनकी विधायकी रद्द होने की स्थिति में झालावाड़ क्षेत्र में उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार उसको इसका जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में कल रात से जो ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक हुई है, उससे पहली बार में ही पाकिस्तान के पसीने छूट चुके हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपनी ये पुरानी हरकतों से बाज आता है कि नहीं, क्योंकि एक तरफ तो युद्ध की स्थिति में वो आ चुका है, दूसरी तरफ उसकी माली हालत तो पहले से ही खराब पड़ी है। इसका मतलब ये है कि अगर वो सुधरा नहीं तो आने वाले दिन उसके लिए अच्छे दिन तो नहीं होंगे।